अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज कुछ करेक्टिव मोड पे दिखाई दिया, यानी कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि 43,000 के लेवल को मार्केट सस्टेन करते हुए दिखाई दी। माइनर करेक्शन, और काफ़ी अरसे के बाद ये करेक्शन को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी फ्रेश बाइंग करते हुए मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, एक चार्म दिखाई दे रहा है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि रुपी की डेली बेसिस पे जो एप्रिसिएशन है डॉलर के अगेंस्ट, दैट इज़ फिनोमिनल, जिसकी वजह से हम 11th कंसेक्यूटिव डे है जिसमें एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है। इकोनॉमिक्स नंबर्स की भी हम बात करें तो वो भी पॉजिटिव जेस्चर शो कर रहे हैं। इट मीन्स के ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो कि एक चीज़ हम कह रहे थे कि चेंजेस देखे जा रहे थे, फाइनली अब वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली वो इनिशिएटिव्स जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, अब उनके नताइज मुस्बत आ रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज के मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,621.82 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 43,887.62, लोअर वाज 43,379.79 एंड फाइनली क्लोजर 43,436.48। यानी कि हम कह सकते हैं 500 के स्पैन में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दी है। 185.34 का डिक्लाइन आज की मार्केट में एक फ्लैट नोट देखा गया। टर्नओवर में करंटली 517.65 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। कल के मुकाबले में माइनर डिक्लाइन 22.64 बिलियन रुपीस एंड वैल्यू इज गुड 16.2 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.17 के डिक्लाइन के साथ। 5.59 पे क्लोजर। 44.62 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एफएफएल सेकेंडरी स्कोर पे 0.18 का गेन देखा गया। 7.25 पे क्लोजर रहा। 37.92 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूनिटी फूड 0.61 का इजाफा देखा गया। 22.8 पे क्लोजर रहा। 32.88 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ट्वीट की है जिसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, यानी कि एक शुक्रिया अदा किया है कौम का भी, और साथ साथ हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव जेस्चर शो किया गया है फाइनली रुपी के अंदर, मार्केट के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। रुपी पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग 11 डेज से जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जब आप कह सकते हैं ना कि डिक्लाइनिंग नोट पे जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो एक एप्रिसिएशन हो रही है डेली बेसिस पे, ये भी एक वर्ल्ड बेस्ट करेंसी की ज़मानत है। तो ये आज का जो है वो परफॉर्मेंस थी मार्केट की, और ओवरऑल मार्केट के नंबर्स एक पॉजिटिव जेस्चर शो कर रहे हैं। 43,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है। इट मीन्स के पॉजिटिविटी जो है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो पॉजिटिविटी आज अगेन हम मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। मार्केट परफॉर्मेंस आज डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है, ऑन गोइंग कितना ज़्यादा बुल रन अब फर्दर एक्सपेक्टेड है, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन है, साथ साथ रुपी का हम कह सकते हैं कंसेक्यूटिव 11 डेज से एक स्ट्रेट जो है वो एप्रिसिएशन देखी जा रही है, वो कितनी ज़्यादा, उसके अंदर मजीद ऑप्टिमिज्म कितना मौजूद है, और साथ साथ अपकमिंग ट्रिगर्स। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस जो है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग नोट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइस कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देंगे पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट में। साथ साथ एक इन्फ्लेशन का जो है बहुत ज़्यादा बहाव दिखाई दे रहा था, तो इन्फ्लेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी साहब, आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। तो फरीद आलम साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर फाइनली शो किया। एक बुल रन हमने लास्ट वीक में भी देखा, इस वीक के अंदर भी कह सकते हैं हम लेवल्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रेश बाइंग भी देखी जा रही है। क्या ऑप्टिमिज्म है इन्वेस्टर्स का? देखिए, मैं शुरू करूँगा अपनी बात कि जब हम थोड़ी प्रॉब्लम्स थी 1-2 महीने पहले, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, और हम लोग सारे मैं इकॉनमी, स्टॉक्स मार्केट और डॉलर, सारी चीज़ों को मिला के अगर मैं जवाब दूं, तो हमें इन्वेस्टर्स को और जो कंसर्न थे, जो बिजनेसमैन हो या इकॉनमी में जिसका जितना इतना हिस्सा था, उसको श्रीलंका की एग्जाम्पल्स दिखा दिखा के टेंशन क्रिएट की गई। मीडिया ने भी की, मैं और आप भी उसमें शामिल होंगे और बाकी दुनिया भी। सर, हम शामिल नहीं थे टेंशन क्रिएट करने में, एटलीस्ट हम तो बोल रहे थे कब से कि ऑप्टिमिस्टिक रहें, थोड़ा पेशेंस रखें।
हमारे जब इस तरह के मामलात आते हैं ना, तो हमारे जो वेस्टेड ग्रुप्स हैं, अब ये देखें, अगर ये श्रीलंका की एग्जाम्पल ना होती तो शायद हमारी करेंसी को इतनी उसकी पिटाई ना होती। तो मुझे ही लगा कि जो हमारे यहाँ श्रीलंका की एग्जाम्पल होने के बाद हम जैसी इकोनॉमीज जो थोड़ी सी वीक थी, फ्रजाइल थी, उनको उनकी करेंसीज पे बहुत बड़ा हिट आया। तो वो, लेकिन एक बात फिर लोग भूल गए यहाँ के जो वहाँ के मल्टीपल्स हुए श्रीलंका की मार्केट के इस डिफॉल्ट करने के बाद, हमारी मार्केट उससे भी नीचे चली गई जज्बात में आके। आपने कहा थोड़ा सा लोगों ने कैओस फैलाया, यानी कि अफरा तफरी क्रिएट करने की कोशिश की। थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ज़्यादा था, और साथ साथ क्रिटिक्स हो रहा था कि देखा रिजीम चेंज कर दी तो ये हो गया, इकोनॉमी नहीं संभल रही। थोड़ा सा एक अपोजिशन की जानिब से भी एक कैओस क्रिएट करने की साजिशें की जा रही थी, आप समझते हैं? ना सिर्फ अपोजिशन को नहीं मैं ब्लेम करूंगा, अनसर्टेनिटी थी ज़रूर, और ये ज़रूर है कि जो इस तरह के माहौल में जो सरमायाकार तो सबसे पहले भागता है, और नंबर 2 ये कि पॉलिटिक्स जो है ना, पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स जो है ना, वो इकोनॉमी को अगर कंसिस्टेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स हो, वो फिर इकोनॉमी को थोड़े से डायरेक्शन देते हैं। जब डायरेक्शन ना मिल रही हो, हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स को अपनी पावर ना मिल रही हो अपनी इकोनॉमी से, और वो खुद परेशान हो, जिस तरह की हालात थे, तो आई थिंक जिस मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा का लफ्ज़ यूज़ करूँ अगर मैं, बड़ा उर्दू का लफ्ज़ है, दे हैव डेल्ट विद दीज थिंग्स रादर। मुश्किल ज़रूर हुई, पॉलिटिकल पता नहीं कितना लॉस हुआ होगा उनका, बट आई थिंक वी आर अब हम अहेड ऑफ द कर्व, अब हम आके थोड़ा ठीक हो गए हैं। जो मुश्किलात थी काफ़ी हद तक निकल गई हैं। दूसरा ये हुआ कि हमारे जो फाइनेंस के लोग हैं, और ख़ास तौर पे मिफ्ता साहब ने अच्छी एफर्ट की अपनी तरफ से, बट ईच टाइम ही वुड कम टू डिस्कस दिस, जो मीडिया या उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा शुरू में लगा दी थी, और अब जब थोड़ा हालात बेहतर हुए हैं, तो अब का अगर मैं थोड़ा एवरेज ले लूँ उसके उनके टाइम टेन्योर का, जब से वो ऑफिस में हैं, तो आई थिंक अब एवरेज करके ही हैज़ डन रीजनेबली वेल। और इसके साथ साथ निगोसिएशन की बात की जाए, थोड़ा सा क्रिटिक्स बर्दाश्त करने की बात की जाए, तो ये भी एक बड़ा ही उनके, हम कह सकते हैं कि सलाम है उनको, कि वो आराम से हंसते हंसते सुनते हैं और सबकी सुनते हैं, और फिर बोलते हैं नहीं ऐसा होगा, पेशेंस रखें आप। देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कोई हार्डकोर, मेरे ख्याल से कोई उन्होंने काउंसलर वाली या वो वाली पॉलिटिक्स तो नहीं की, लेकिन एज अ बिजनेसमैन उन्हें पता है कि व्हाट इट मींस, बिजनेस में पेशेंस की कितनी ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से, और खैर हार्वर्ड के पढ़े लिखे भी हैं, तो आई थिंक ये इज़ डन वेल। बट ये ज़रूर होता है कभी कभी, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि हम अपने लीडर्स से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो एट टाइम्स वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कभी कभी बहुत सीरियस बात को जब मजाक में करने की कोशिश करते हैं, तो दुखा हुआ दिल होता है, टेंशन और लॉसेज, और बिजनेसमैन को ये जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैं आई मीन इट, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा क्रिटिक्स कर रहे होते हैं जब आप डेली बेसिस पे कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं। पहले तो जैसे दूध की नहरें बह रही थी, और फिर ये आके इन्होंने डॉलर को भी ऊपर कर दिया, तो ये क्रिटिक्स मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बात हो, कोई प्रोडक्टिव आपके पास सजेशन हो तो आप दें, लेकिन इस टाइप का ना करें कि लोगों को और मजीद डीमोरलाइज किया जाए। देखिए, एक ही चीज़ है ऑप्टिमिज्म, वो तो क्रिएट किया जाए ना। आपकी बात सही है, लेकिन हम लोगों की, पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि हमें कीड़े निकालने बहुत आते हैं, खुद करते हुए हमें थोड़ा सा, घर में भी खाना पकाओ तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलें सर, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस ऑनगोइंग वीक कैसा दिखाई दे रहा है, और 43,000 का लेवल, सपोर्ट लेवल कैसे देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें हैं? अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में ये ज़रूर कहा कि जब करेंसी स्टेबलाइज होना शुरू हुई, तो उसके बाद हमारी देखें 11% तकरीबन, मैं अभी बना रहा था अपने कि 240 प्लस पे गया था इंटरबैंक में। वैसे खैर ओपन मार्केट में 250 से ऊपर भी चला गया था डॉलर, लेकिन अब जब गिरा है और स्ट्रेट गिरा है, और एज अ पाकिस्तानी द पीपल हु आर फॉलोइंग इकोनॉमी, और हर एक का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है, ये ज़रूर होता है कि हमारा जो शॉपकीपर या जिससे हम चीज़ें लेते हैं, वो जो डॉलर ऊपर जाता है तो उसके पास जो चीज़ 200 से नीचे की भी पड़ी होती है, उसको मार्क टू मार्केट कर देता है। अब ये नीचे आया है 20, 25, 30 रुपए, तो लोगों ने अपनी प्राइसेस कब एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ तो सेलर्स मार्केट बन जाती है ना, बायर्स मार्केट नहीं होती। वो रेट
इसका जो देना चाहेगा वही लेगा आपसे। जब उसका ये पुराना वाला महंगा वाला स्टॉक अगर खुदा ना खास्ता या खास्ता उसने खरीदा है, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा वो रेट नीचे नहीं गिराएगा। हमारे यहाँ अच्छा, ये थोड़ा सा आपने सही कहा, मैनिपुलेशन की वजह थोड़ा से सा- थोड़ा सा मनी मार्केट में क्रैकडाउन भी हुआ है, इसकी वजह से ये बड़ा अच्छा रेट डेली बेसिस पे साफ होते हुए दिखाई दिए हैं। क्रैकडाउन तो नहीं, हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमारे बहुत सारे लोग, उनको और कोई एसेट क्लास पसंद नहीं आ रही थी, और यहाँ अब आपने देखा कि आपने 200 का लिया था, 205 का हुआ, 10 का हुआ, 20 का हुआ, तो ये बहुत सिंपल काम चल रहा था। ऑल्दो इस वक्त करेंसी लेना फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट यूज्ड टू बी, बट लोग हमारे यहाँ डॉलर कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, और आप इसको ज़्यादा हम कर्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 20-25 मिलियन डॉलर ये मतलब जो हमारा इकट्ठा होता है, लोग आते हैं बाहर से अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, या जो ट्रैवलिंग होती है, ठीक तो है। हमारे यहाँ काफ़ी सारा जो कैश वाला डॉलर या फॉरेन करेंसीज आती हैं, और वो आप उसमें एडजस्टमेंट होती है। तो आई थिंक रेमिटेंसेस वालों की वजह से हम डॉलर की जो ग्रे कह लें या जो ओपन मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा तो हम तंग नहीं कर सकते, बट आई थिंक यस, ये ज़रूर है कि इस वक्त डॉलर के अंदर खरीदो फरोख्त इतनी आसान नहीं है जितनी पहले होती थी। थोड़ा रिलैक्स तो हुई है मार्केट, अब कहें इस बात को कि पहले जो एक 250 की तरफ या बेहंगम हुआ था हाँ, डॉलर, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर तो आप बहुत कहें ही- जी मुझे $1 लाख चाहिए, वो दे दो, तो तो जो वो तो मनी उसके लिए आपको एक्सचेंजर है बहुत, वो थोड़ा अभी आपको देते हुए और देते हुए दोनों तरफ, It's ये नहीं not कि सिर्फ easy. इट्स नॉट इजी अच्छा एंड इट शुड नॉट बी इजी। अच्छा सर, डॉलर के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन आईएमएफ का एक जो मामला है, एग्रीमेंट है, जो कि लास्ट अक्टूबर से ये मामला चल रहे हैं। आईएमएफ के लिए ये कहा जा रहा था कि अक्टूबर में डील साइन हो रही है, फिर फरवरी में पास्ट फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने फिर वो एक अग्रीमेंट कर लिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज, ये वो सारे मसाइल, द रेस्ट। बट ओवरऑल सर क्या दिखाई दे रहा है आईएमएफ का, और साथ साथ जितना चीज़ें जो थी, जो एक मैनेज करनी थी, या दूसरे कंट्रीज से जो एक हेल्प थी, वो तमाम चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है फर्दर? देखें, आईएमएफ से एक तो होते हैं प्री कंडीशंस, एक होते हैं कि भाई आप ये कर लीजिएगा। अब ओवर द पीरियड हमसे और बाकी मुल्कों से भी उनका जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। उन्हें पता है कि यूक्रेन और यूएसएसआर की वॉर या बाकी चीज़ों की वजह से ये जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर प्रेशर है, थोड़ा कम ज़रूर हुआ है लेकिन अभी है। तो आईएमएफ ने बहुत सारी चीज़ें, जो मैं अच्छे वक्तों को या गुड ओल्ड डेज को याद करता हूँ, जिन प्री कंडीशंस को हमारी अफर्मेशन पे वो मान जाते थे, इस दफ़ा नहीं माने। और इस दफ़ा से मुराद मैं सिर्फ इस प्रेजेंट रजीम को नहीं कह रहा, पहले से चला जाऊँ मैं, तो आई थिंक दे व्हाट दे यूज्ड टू एग्री कि हाँ कर लेंगे, अब उन्होंने कहा नहीं पहले करके दिखाओ। तो जो पहले करके दिखाओ में सख्ती बहुत हुई है, हमसे भी हुई है और बाकी लोगों से भी हुई है। बट आई एम कंसर्न इन आंसरिंग टू योर क्वेश्चन कि आईएमएफ की वजह से, अच्छा, और जो टाइम पीरियड हुआ उसके अंदर लास्ट टाइम देखे ना, मैं एज अ कंज्यूमर, एज अ पाकिस्तानी, मुझे बड़ी खुशी होती है और हुई कि जब हम पेट्रोल को सस्ता रखा गया, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हो, मुझे है कि नहीं, राइट्स सबको पसंद आते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं पता। श्रीलंका में पेट्रोल 400, 500, 600 रुपया उनके पर लीटर बिक रहा है, ब्लैक हो रहा है, इकॉनमी बंद हो गई, हमें आया कि हमें 150 का 190 का मिलता है, 10 रुपए कम हो गए, बाकी हुकूमत जाने अब आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपके पास थोड़ा जरूर है पेट्रोल, लेकिन ज्यादा बल्क तो आपको इंपोर्ट ही होता है, और अगर इंपोर्टेड प्राइस आपकी महंगी पड़ रही है तो फिर आपने महंगा देना है। हाँ, डबल नुकसान ये हो गया कंज्यूमर का, मेरे और आप जैसे और सबकी इंडस्ट्री का, कि एक तो इंटरनेशनल क्रूड और गैस या डीजल सबकी प्राइसेस बढ़ गई, ऊपर से जब कन्वर्ट हुआ वो पहले वो 190 का, फिर 200 का, फिर 230-40 का, तो और महंगा होता चला गया। अब कल हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा खासतौर में हमारे क्लाइंट्स के, क्योंकि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि प्राइस हर रोज नीचे आई है, क्रूड की और ब्रेंट की, और डॉलर का रेट भी नीचे आ गया है, तो शायद गुंजाइश पैदा हो गई है। बट आई थिंक ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन, आज भी मुझसे बहुत से लोगों ने एतराज़ किया इस बात पे कि जब वो अवेलेबिलिटी है, नाउ व्हेन द गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू रिड्यूस द प्राइसेस, तो करेंगे ना पहले का। हाँ, पुरानी वाली जो खुड़ी हुई एलसीज उसके बाद, तो ये वो वाला काम है जो शॉपकीपर करता है, लेकिन शॉपकीपर में और गवर्नमेंट में फ़र्क ये है कि आपने अगर जो थर्ड पार्टी से जो आपने पैसा कमिट किया हुआ है, जो रेट कमिट किया हुआ है फ्लैट्स का यानी ऑयल का या प्रोडक्ट का, वो कन्वर्ट होगा जिस रेट पे आपने एलसी खोली है, तो अगली वाली में सारा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो वहाँ से थोड़ी इन्फ्लेशन का थोड़ा वापस इम्पैक्ट आएगा। अभी तो इन्फ्लेशन थोड़ी थोड़ी आपको पता है
कि थोड़ी नहीं काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है उसने हमारी पूरी चेन को, पूरी साइकिल को, राइट। अच्छा, फूड की भी बात करेंगे, आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि जिसमें आपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में कहा ना श्रीलंका वाली हालत, एक्चुअली क्या पाकिस्तान कभी ऐसा हो सकता था श्रीलंका वाली सिचुएशन? आई डोंट थिंक सो। इवन काफ़ी एनालिसिस भी मैंने सुने हैं, डिफरेंट हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा नेवर, कभी नहीं हो सकता था। तो व्हाट्स योर टेक ऑन? देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो और 30 मरमर के, मतलब इस्तेमाल कर लूँ, अच्छा तो नहीं लगता अपने मुल्क के लिए, एक्सपोर्ट्स हों, तो आप रेमिटेंसेस ना हो तो हमारे लिए और मुश्किल है। राइट। थ्योरेटिकली देखा जाए तो पॉसिबल तो है। अच्छा, फिर एज अ सेंटिमेंटलिस्ट पाकिस्तानी और सब कुछ जब हम जवाब दें तो अल्लाह ना करे कभी हो, और लेकिन कोई ना कोई बैड पैच आ सकता था जिसको अवॉइड करना या जिसको अवॉइड करना, उसमें इतनी सख्त चीज़ें थी। तो ऐसे मौक़ों पे जब ये इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को नहीं होना चाहिए, केयर टेकर टाइप को होना चाहिए, ताकि उनका कोई वोट बैंक ना हो। अब ये जो वोट बैंक है इस तरह की ये जो बहुत पिछले हर्ट करता 3 है। महीने में हुआ, उससे आई एम श्योर, और हमने रिजल्ट भी देखा। सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो पहले ही बोल दिया, क्या हुआ कि हम ऑपोजिशन में बैठ जाएं लेकिन हम इकोनॉमी को सही कर देंगे। आपने सुना होगा। ऑब्वियसली ये एक जाहिर सी बात है, टफ डिसीजन है। जितने एक टफ टास्क थे इनके पास, जो टफ इनिशिएटिव्स लिए, वो तो कोई भी नहीं यानी अपने हिसाब से कोप अप कर सकता था। अच्छा, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन के हवाले से बात करते हैं। फूड इन्फ्लेशन ऑब्वियसली ये एक बड़ा इशू हो जाता है। कोर इन्फ्लेशन को थोड़ा साइडलाइन करते हैं, फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा एक चैलेंज होता है। इसको कैसे टैकल किया जाए? क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्ल्ड रिसेशन भी देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर एक्सपोर्ट की भी बात की आपने, तो टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं डेंट आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिसेशन है। ओवरऑल ऐसी सूरत हाल में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन से सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं उसी को कंटिन्यू करके आपके आंसर का इसी में जवाब दे देता हूँ। जो हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर हुआ, मल्टीपल जो मैं बता रहा था आपको कि श्रीलंका से भी ख़राब हो गए थे, तो उसके अंदर बहुत सारी बातों में एक ये भी था, जिस तरह अभी आजकल हमसे 4-5 दिन से लोग पूछ रहे हैं कि सर सुना है कि मिनी बजट आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि जी वो जो शॉपकीपर्स पे जो टैक्स लगा था वो बच गया है, तो 40 बिलियन के टैक्सेस और ऐड कर दें। तो मैं कल ही किसी अपने क्लाइंट दोस्त से बात कर रहा था कि मैंने कहा यार, वाई आर यू यूजिंग दिस स्लैंग वर्ड मिनी बजट? स्लैंग क्या? 40 बिलियन का टैक्स लगाना आउट ऑफ टोटल 7.6 ट्रिलियन में, ये तो 0.4% है। तो 40 बिलियन इधर उधर कहीं भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो उसके लिए आप ये जो एक अपने ऊपर भी और मुझसे बात करके जो मेरा एड्रेनलिन लेवल ऊपर नीचे कर रहा हूँ कि मिनी बजट आ रहा है, तो 40 बिलियन इज नाइदर हियर नॉट देयर, तो इसके पास टेंशन क्यों आ रही है? तो वहां से फिर डायलॉग हो रही थी। बात हुआ ये कि जब लोगों ने सोचा, बहुत कैश पे तो लोग बैठे हुए थे जी, जब ये मार्केट गिरी, लेकिन जब बजट के अंदर वो सुपर टैक्स लगा, हमारे सुपर हीरोज के ऊपर सुपर टैक्स लग गया। सुपर हीरोज मैं कह रहा हूँ वो कंपनी है जो लंबा अच्छे प्रॉफिट बनाती हैं, और उनको जब टैक्स लगा तो वहां से हमारी, और उसमें आपको पता है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इस तरह के सुपर हीरोज हैं, चाहे वो रिफाइनरी हो, कमर्शियल बैंक्स हो, सीमेंट टू सम एक्सटेंट हो, फार्मा हो, व्हाटएवर। तो उनकी अर्निंग पे जब डेंट लगा तो लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया, फिर वो सारा शुरू हो गया तो काम। 1 साल के लिए था ना। yes. अब 1 साल तक तो डाइजेस्ट कर लिया है, राइट। और मेरी उम्मीद भी और दुआ भी यही है कि 1 साल तक हो, बिकॉज ये थोड़ा आसान है कि आप समझें कि 100-200 कंपनियों से इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी कर लेना बनिस्बत सख्त फैसले करना। बट आई थिंक ये टू लार्ज एक्सटेंड ये डाइजेस्ट हो चुका है। एक आपने सवाल किया कि दोबारा टेक्सटाइल के हवाले से, एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, बिल्कुल होंगी। हमारी जो है जो 30 बिलियन की भी है, वो पहले इंपोर्ट होती है, फिर प्रोसेस होती है, फिर एक्सपोर्ट होती है। तो हमारी इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट है। तो जब ये करेंसी ऊपर नीचे होती है, हम बहुत खुश होते हैं कि यार वो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो दे विल बी एंजॉयिंग देयर लाइफ जब वो डॉलर 230, 40, 50 पे गया। लेकिन अगर मैं उसकी शू में बैठ के देखूं या वो हैट पहन के जवाब दूं, तो पहले वो हमारा एक्सपोर्टर जो चीज़ रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट मंगवाता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर एक्सपोर्ट करता है। और इसका आंसर मैं इस तरह से भी दे दूं अपने नाजरीन को और जो फाइनेंस समझते हैं, कि आप खुद देखें कि जब 80 बिलियन की इंपोर्ट है और 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो आपके लिए करेंसी का, पीकेआर का
ऊपर जाना बेहतर है कि नीचे आना बेहतर है? तो इंपोर्ट होगी। अच्छा, दूसरा ये क्या नुकसान होता है हमारी? टैक्स कलेक्शन होगा, राइट? नहीं, इंपोर्ट है 80 बिलियन डॉलर की और एक्सपोर्ट है 30 बिलियन डॉलर की। तो जो 50 का डेल्टा तो ऐसे ही बना हुआ है, बहुत सालों से बना हुआ है। ये अलग बहस है कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपको एक पॉइंट सिर्फ अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी कि तो रेमिटेंसेस की वजह से थोड़ा ये टग ऑफ वॉर कंट्रोल हो जाता है सर। तो इसलिए जो पूरे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, आई सल्यूट देम, बिकॉज इस पूरे सिनेरियो में उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत बढ़ गया है। और कमर्शियल बैंक्स हमारे एलसी खोलते हुए या उनको रिक्वायर्ड फाइनेंस, आप कोई समझे कि एक बंदा जो कोई इंपोर्ट करता था 100 टन, जो पहले 160 पे कन्वर्ट होता था, फिर वही चीज़ जब महंगी होती चली गई तो उसका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई। लेकिन बैंकर जो है ना, वो फेयर वेदर्ड फ्रेंड जो होते हैं, वो आपको जाहिर है इतनी लाइन ही, आप अंडरस्टैंडिंग सबको होती है, लेकिन वो आईसीज और कमेटीज और वो कोई फैसला नहीं करता। तो हमारे जो बिजनेसमैन है उसको ये बहुत बड़ा इशू आया। और ये नहीं फर्स्ट टाइम आया, एलसीज का, इंपोर्ट की एलसीज का और अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल का डबल हो जाने का, $160 कहाँ और $240 का। तो आई थिंक जो टेक्निकल और ये जो इश्यूज हैं, जो हिकअप्स हैं और ये जो हैंडीकैप्स हैं टू द बिजनेस कम्युनिटी, उनको बिजनेसमैन ही संभाल सकता है। लेकिन अब तो इश्यूज सर एलसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो कि आपने कहा कि इंपोर्ट करने में थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गया, अब ये सॉर्ट आउट हो गया या अभी भी फर्दर इसमें कुछ है? इंपोर्ट का भी जो था उसमें देखें, पहले तो कमर्शियल बैंक अपनी नॉर्मल प्रोसीजर में शॉर्ट पोजीशन भी फॉरेक्स में रन कर लिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतनी मसला एक ही तरफ जा रहा है तो शॉर्ट करके कवर भी तो करना होता है ना, तो सब लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन सबने इग्नोर की। और अगर आपने, हमारे ज़्यादा रेट ख़राब जिस दिन हुआ था जब हमने ऑयल की लंबी लंबी एलसी पीएसओ की पेमेंटें की थी। तो आप हैं पीएसओ, आप गए नेशनल बैंक के पास, हबीब बैंक है, बड़े 5 बैंकों के पास, उसने कहा जी हमने $60 मिलियन की पेमेंट करनी है। $60 मिलियन इकट्ठा हो नहीं रहा, या लोग रिटायर नहीं कर रहे अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, और उसने कहा कि अच्छा आपने करनी ही करनी है तो आपको $10 ऊपर रेट देते हैं। तो दैट इज़ हाउ इतनी सारी कहानी हुई। और आपको ये पता है कि थोड़ी सी हमारे से गलती ये भी हुई कि हमने घबरा के या क्या बहुत सारा जुलाई में एक्स्ट्रा फ्यूल मंगा लिया था। हमारे चेयरमैन ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, एंड ही आस्क्ड द पीपल, रेलेवेंट पीपल, कि या आप हमें बताएं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बट ही वाज राइट इन पॉइंटिंग आउट व्हाट हैड हैपेंड। अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। तो अभी जो आपका एक और सवाल आ गया था शुरू में कि बताएं कि 43,000 मेंटेन करेगा नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बिहेवियरल साइंसेस करूं तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनको परेशानी किस बात की होती है कि सर इस पर्टिकुलर स्टॉक में XYZ में हमें 5% या 10% बच रहे हैं तो बेचना दें। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने जब भी मार्केट खराब हुई थी तो कितना बर्दाश्त किया था? उसने कहा सर वो 30% नीचे आ गया था। तो मैंने कहा उस वक्त की परेशानी ज्यादा था कि इस वक्त की परेशानी ज्यादा है? कह रहा सर वो तो कंट्रोल में नहीं थी ना, जो कंट्रोल में है, बेचें फारिग करें। तो हमारे यहाँ बिहेवियरल साइंसेस में लोग नफे को एक सेकंड में कोशिश करते हैं कि बेच दें। लेकिन सर एक और चीज़ ये कि ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर मार्केट के हवाले से, तो मार्केट के नंबर्स जब स्ट्रांग हो रहे होते हैं तो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। अभी पॉलिसी रेट को देखें आप, पॉलिसी रेट कहाँ खड़ा है? फिर बैंक्स की आपने बात की, तो बैंक्स आर ऑल्दो दे आर हैप्पी कि पॉलिसी रेट बड़ा अच्छा है और उनके यहाँ पे बड़े लोग आ रहे हैं, फिक्स इनकम्स बड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा अगर ये देखें बिजनेसमैन की तरफ, तो वो कहते हैं कि मैं रिस्क एपेटाइट क्यों बढ़ाऊं अपना, यहाँ पे इतना अच्छा पॉलिसी रेट और इतना अच्छा रिटर्न है तो यहाँ से ही फ़ायदा ले लें। ये तमाम चीज़ों कंबाइन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेविंग कैसे की जाए, ये भी हमारे व्यूअर्स को। आखिरी वाले पॉइंट का पहले आंसर देता हूँ। देखें, जो एज एन इन्वेस्टर आपके पास $1 मिलियन हो, आपने सबसे आसान है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आपको फ्री है, आपको घर बैठे बिठाए 12, 13, 14, 15% रेट मिल रहा हो, तो लोग कहते हैं क्यों रिस्क लेना हो। एग्जैक्टली। तो हमने जो ट्रेजरी बिल के ऊपर और जो बैंकों के डिपॉजिट रेट बहुत बढ़ दिए। 2-4 बड़े कमर्शियल बैंक्स ने तो अपने आप को पोजिशनिंग को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा रेट पे जाके भी लिया कि ताकि वो 4-5 ट्रिलियन का जो है वो एक दूसरे से ऊपर ना चले जाएं। तो खैर उस सब का मेरा तो जो पॉइंट आपको आंसर करने वाला है कि जब आपको बड़ी आसानी हो कि आपको बैठे बिठाए 15% मिल रहा है तो फिर आप रिस्क नहीं लेते। और इक्विटी इज अ रिस्की एसेट, बट जब वो वैल्यूएशन पूरी दुनिया में और लॉन्गर टर्म जो रिटर्न इक्विटी का है वो किसी एसेट क्लास का नहीं है। ये तो हमने
एम्पिरिकल एविडेंसेस भी हैं और हमने देखा भी हुआ है और सब कुछ। राइट अच्छा, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी आपने बात हाँ एक करेंगे। और बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट देखें, जब 8 से 9 हुआ था या 8 से 10 हुआ था, तो वो जो यानी समझे 1 डिवाइडेड बाय 8% वो लगता था बहुत ज़्यादा। अब अगर खुदा ना खास्ता ये जो 22 तारीख को जी अब तो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अप टू 1% इंक्रीज कर भी दिया, जिसकी गुंजाइश कम है, मतलब मेरी पर्सनल राय में, हमारी अच्छा AKD रिसर्च तो कहती है कि 100 बेसिस पॉइंट अगर शायद बढ़े, और अगर बढ़ेगा भी राइट तो वो बल्कि सर हमने तो ये सुना है कि यहाँ पे स्टेट कम बैंक होने ऑफ की पाकिस्तान की एग्जैक्टली हाँ, कि कम होने का अगर छोटा सा ये 25 बिप्स भी कम कर देते हैं तो एक ट्रेंड शो हो जाएगा और इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड थोड़ा सा पता चल जाता है ना कि किस साइड पे जा रहा है, तो वो बड़ा हेल्दी होगा ये जी हाँ। जेस्चर। देखिए मैं तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करूं अपने आप को और अपनी इन्वेस्टर्स को और दोस्तों को। 1% ऑन जब बिलो 10 था तो 1% वाज ह्यूज नंबर। राइट अब खुदा न खास्ता वाले में बात करता हूं कि अगर 1% बढ़ाते भी हैं तो वो 14 पे पौने 15 पे 1% विल नॉट मीट मच, तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट खतरनाक नहीं आएगा। लेकिन जो आपने बात की कि इन्फ्लेशन का जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में सिर्फ नेगेटिव को देख के टेंशन ले लेना या पॉजिटिव को देखते हुए थोड़ी रिलैक्स कर देना, ये अब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वाली जो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये उसकी आउटलुक है क्या करती है। जो आपने कहा कि शायद टोकन कम करे, सेम रखे या बढ़ा दे, वो देयर लॉट ऑफ कपल ऑफ थिंग्स दैट दे अकाउंट फॉर एंड सी। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये सिर्फ बता रहा था अपने नाजरीन को और यंगस्टर्स को जो फाइनेंशियल मार्केट को फॉलो करते हैं कि अगर हेडविंड आते हुए देखते हैं तो ये कंजर्वेटिव लोग बढ़ा तो देते हैं, रेट बढ़ा दिया ताकि इसको कंट्रोल कर लें कि आगे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये फला है, राइट या हमारे डॉलर ओपी की पैरिटी के अंदर मसला होगा, या फिर वो याद करते हैं रीर को, रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट को। तो अपने आप को कवर करने के लिए तो इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपके कंट्रोल में हो चीज़ तो और हिम्मत करके आपने कोई चैलेंज लेना हो अपने आप को, तो फिर इस तरह की टूल्स को क्यों यूज़ नहीं करता, ये मेरा बहुत पुराना सवाल है, जब आप पूछेंगे तो बताऊँगा। राइट चले सर पूछ भी लेते हैं। और दूसरा ये कि दिस इज़ दी ओनली टूल कि हमेशा आपने कहा कि विंड आते हुए देखते हैं तो चलो कवर कर लेते हैं अपने आप को, दिस इज़ दी ओनली टूल, क्योंकि यहाँ पे इतने पॉलिसी रेट के साथ मैं अक्सर ये क्वेश्चन करती हूँ अपने गेस्ट से कि इतने पॉलिसी रेट के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि हमारी नीड ऑफ द आवर है वो लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लिया जाए, थोड़ा सा ट्रेंड शो कर लिया जाए, क्योंकि एक आपको ऑप्टिमिज्म भी देना है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट करना है, आपको ट्रेडर नहीं इंडस्ट्रीज पैदा करनी है। देखिए जो ये वाला काम है ना स्टेट बैंक का, ये इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट या मैं आप समझ लें कि जो बिजनेसमैन है, इन यहाँ हमेशा फ़र्क रहेगा। जी तो जो इकोनॉमिस्ट का आंसर है, जिसने अंग्रेज़ों की और दुनिया की बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनके लिए सबसे प्लेन वनीला आसान काम ये है कि आप देखें कि आपने डिमांड डिस्ट्रक्शन या डिमांड को कर्टेल करना है, आप ये कर दें ये कर दें। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो टेक्स्ट बुक इकोनॉमी नहीं है। राइट तो हमारे यहाँ वही लोग कामयाब होते हैं जो बियॉन्ड द बुक्स दैट दे हैव रेड इन देयर PhDs, वो बिजनेसमैन को साथ बिठा के या उसकी हैट पहन के फैसला करते हैं। तो सर अब क्या पॉलिसी आप नहीं समझते कि जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स को या बिजनेस कम्युनिटी को शामिल किया जाए? जी बिजनेसमैन कम्युनिटी को शामिल किया जाता है। FPCCI से भी बजट की बहुत सारी प्रपोजलें और बहुत सारे और लोगों से भी आई लेते एम नॉट हैं। टॉकिंग अबाउट बजट, आप हाँ। पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट सेक्टोरल मैं पॉलिसीज तो होती हैं। ओवरऑल मैंने आपकी ज़िंदगी आसान की थी, लेकिन चले तो इसके अंदर मुश्किल जो जिंदगी पसंद है। बिजनेसमैन की ख्वाहिश होगी कि इंटरेस्ट रेट नीचे रहें और रहने भी चाहिए, बट सेंट्रल बैंकर जो फैसले करते हैं वो अपने आप को कवर करते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक फिलोसफिकल आंसर दे रहा था अपनी तरफ से कि व्हाट इज इट गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ द पीपल व्हेन दे एनहांस, जब हॉकिश करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को तो क्या कवर कर रहे होते हैं, उन्होंने डिमांड को या ग्रोथ को कवर करना होता है। राइट तो उसके लिए सबसे आसान तरीन टूल ये है। फिर आज आपने देखा ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में पिछले 3 गवर्नरों से मैं देख लूं तो उन्होंने कभी LC मार्जिन्स को जो 25 को 50-100 कर दिया, अभी आजकल भी थोड़ी सख्ती की अब ऑटोमोबाइल तो वालों पे। ऑटोनॉमस भी हो गया, सारी चीजें हो गई स्टेट बैंक की, अब तो सर सारी चीजें हो सकती हैं ये सब। लेकिन एक बात अभी भी है कि बड़ी अजीब सी लगती है, जो ट्रेजरी वाले ज़्यादा अच्छा आंसर देंगे इसका।
पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट कपल ऑफ टाइम्स मैंने नोट किया, अखबारों को फॉलो किया, सोशल मीडिया को देखा, राइट तो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट जो है ये डिक्टेट सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स कर रही होती है कि देखें जी FPIB या फला का रेट ऊपर है, पॉलिसी रेट नीचे है, तो पॉलिसी रेट को ऊपर चले जाएंगे। मैं आई कंटिन्यू टू ऑब्जेक्ट टू दिस रीजनिंग कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी रेट अलग चीज़ है, आप उसको 4-5 बैंकर्स या लोग मिलके सेकेंडरी मार्केट यील्ड को ऊपर कर दो, तो उसका मतलब है आपको फॉलो करके आपको कोविड आप से रेट पहले बढ़ा याद होगा कि 13% था पॉलिसी रेट, 13.25, जिसकी वजह से बिल्कुल इकोनॉमी स्टक हो गई थी। फिर उसके बाद कोविड जो है वो एक ब्लेसिंग बन के साबित हुआ था पाकिस्तान के लिए, अदरवाइज बिल्कुल सिचुएशन खराब हो गई थी, मैस हो गई थी। रजा बाकर साहब को हम बहुत याद करते थे कि बहुत सख्ती कर रहे हैं वो, बट कोविड के दिनों में उन्होंने अच्छे फिर और aggressively ब्रिलियंट और उन्होंने बोल्ड किए। किस्म के स्टेप्स लिए थे, ये जरूर है। राइट थी, यू आर राइट, बट कोविड से पहले ये सिचुएशन थी जबकि सब सारे हालात सही थे, उस वक्त भी चीजें ठीक की जा उस सकती वक्त थी। हम इजिप्ट याद करते थे कि शायद वो इजिप्ट में जो करके आए हैं वही यहाँ पाकिस्तान में कर रहे अच्छा हैं। सर, थोड़ा सा ग्लोबल भी इकोनॉमी को टच कर लेते हैं ना। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है, अगर यूएस में देखें, यूके में देखें, एक इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में ही दिखाई दे रही है ना, और इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान पे बोलें तो हम अपने मुल्क के हिसाब से सोचते हैं, हम अपना घर बचाते हैं हर तरीके से, लेकिन अगर पूरा एनालिसिस वर्ल्ड इकोनॉमी पे किया जाए तो कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए अमेरिका में जितने नोट फूड भी देखिएगा प्लीज़। देखिए ये जो सारी है, क्रूड के बाद देख लें, फूड सेक्टर देख लें, अब बहुत सारी कॉपर देख लें, कोल देख लें, कोल को छोड़ के सब चीज़ों के रेट आगे पीछे हुए हैं। बहुत पहले ऊपर चले गए, अब काफ़ी नीचे भी आ गया, चाहे सोयाबीन ऑयल ले लें, ओलिन ले लें, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वक्त जो है डिमांड डिस्ट्रक्शन ज़रूर है ओवरऑल, लेकिन एनर्जी के अंदर ये जो चीज़, और हमारे लिए आपको पता है कि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एक नीड है टू रन द इकोनॉमी और व्हील ऑफ इकोनॉमी। तो ये ज़रूर है कि जो भी प्राइसेस है, कोई भी वेरिएबल ले लें आप, कोई कमोडिटी ले लें, चाहे सॉफ्ट या हार्ड कमोडिटीज ले लें, या फूड सेक्टर की कंपनी, आप फूड के बारे में सवाल कर रही हैं, तो वीट ले लें, कॉर्नफ्लोर, व्हाटएवर, तो प्राइसेस ऊपर जाके बहुत नीचे आई हैं। लेकिन अभी हमारी जो सेल प्राइस है शॉप्स पे, चाहे घी की या आप फ्लावर की या किसी की ले लें, अभी एडजस्ट नहीं हुई। हमारे यहाँ जिस तरह पता है, हमारा ट्रेडर उस वक्त एडजस्ट करेगा जब महंगा वाला माल बिक जाएगा। हमारे यहाँ सऊदी अरब या दुबई तो है नहीं कि वो शुरते आ जाएं, वो कहें कि आज से ये रेट हो गया। हमारे यहाँ चलता रहेगा। और चलें, इसके ऊपर मजीद डिबेट जारी रहेगी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेज। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,43,300 रुपीज। अगेन आज डिक्लाइनिंग नोट पे गोल्ड भी दिखाई दे रहा है। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,22,860 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,776.35। ऑयल WTI पर बैरल 88.96। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $94.23। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 210 रुपीज, सेलिंग वाज 214। यूके पाउंड बाइंग रही 251 रुपीज, सेलिंग वाज 257। यूएस डॉलर बाइंग रही 207.75, सेलिंग वाज 211.75। आज हम कह सकते हैं कि यूएस डॉलर वाकई आज डेप्रिशिएट होता हुआ फाइनली दिखाई दे रहा है, और ये नंबर्स अगर ऐसे ही चलते रहे तो अनकरीब हम 200 रुपीज़ के अंदर भी आ जाएंगे। चाइनीज युआन बाइंग रही 31.58, सेलिंग वाज 31.83। सऊदी रियाल बाइंग रही 54.9, सेलिंग वाज 55.8। यूएई दिरहम बाय at 56.4, selling was 57.4. Kuwaiti dinar buying rahi 697.35, selling was 702.35. Omani riyal buying rahi 555.54, selling was 560.04. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज हम देख रहे हैं डॉलर की डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि ऐसे ही चलते रहे तो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, और अगर प्रॉपरली देखा जाए तो 185 या 190 के करीब ही रियल जो हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन वो दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा एक क्योस फैलाने की, या थोड़ा सा एक आप कहते हैं ना कि जब जल्दबाजी करते हैं तो चीज़ें स्कैटर हो जाती है। दिस इज़ इट। अब रियल जो है वो हमें रेट्स दिखाई दे रहे हैं। फरीद साहब मौजूद हैं, मजीद बात जो है उनसे करेंगे। आपने जो अभी 200 के नीचे जाने वाली बात की, बड़ी अच्छी बात है और खुशी भी होती है, लेकिन मुझे इस पे गालिब का शेर याद आ गया, अगर आप कहें जी तो। जी बिल्कुल। उसने कहा था कि आप आए और शेर ना बोले तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता।
लेकिन इस वाली बात पे एतबार है इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि नहीं नहीं सर, ऐसा है कि डॉलर की जो डेप्रिसिएशन का वर्ड है ना, ये इटसेल्फ बड़ा अच्छा लगता है बोलते हुए कि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, तो ऑन लाइटर नोट ये सब बोला। ओवरऑल सर, डॉलर के साथ साथ हम गोल्ड को भी देख रहे हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखी जा रही है लोकल मार्केट में। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन देखी जा सकती है? आपने कहा वो दुकानदार वाली बात, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, लेकिन आने वाले दिनों में कितने दिनों में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे जाएंगे? मेरा ख्याल है कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ये दूसरे वाले का डाटा आएगा, जब कैप्चर करेगा पिछला वाला विद लैग आएगा, तो इम्पैक्ट तो आना शुरू हो जाएगा। इट मे टेक अ वाइल बिकॉज महीना लग सकता है, लेकिन जो हमारे सिस्टम में लिक्विडिटी है वो बहुत है। तो जब मैं आपको पुराना वाला आंसर दे रहा था तो मुझे एक एग्जांपल याद आई, मैं आपको बताऊं कि जब हम डिमांड को या हम जो लिक्विडिटी को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं तो होती नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और एक कंपनी है केमिकल सेक्टर में, वो उसको बेचना चाह रहे हैं शायद उसका फॉरेन स्पॉन्सर, तो और वो 40-45 बिलियन की डील है। अच्छा, अब लिक्विडिटी जितनी माशाल्लाह सिस्टम में अवेलेबल है, मैं उसकी एग्जांपल देके आगे बात चला रहा हूँ कि उसके लिए 3 से 4 सीरियस बायर्स आ गए हैं 40 बिलियन से ऊपर की डील के लिए। तो दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे है पोटेंशियल, राइट, बहुत पोटेंशियल है, और बिजनेसमैन इसी बात पे ही तो इतने स्लीपलेस नाइट्स करता है जब उसके ऊपर नीचे होता है, डॉलर हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, बाकी चीजें। लेकिन मैं जो इक्विटी मार्केट के अपने दोस्तों के लिए एक बात बताऊं कि उसी कंपनी जिसका मैं नाम ना लेता, मैं बता रहा हूं कि वो पहले थी 12 रुपए 14 रुपए, जब चला पता कि इसकी शायद डील हो, तो और डील होगी जो मार्केट रेट होता है, या और डील में थोड़ा प्रीमियम भी होता है जो कंट्रोल का, वो उसका शेयर प्राइस 40 रुपए हो गई। और मुझे लगता है कि डील भी इसी के दरमियान की होगी, बट जो हमारी स्टॉक मार्केट उसको प्राइस करती आ रही थी वो इतनी की पैथेटिक थी कि उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या जो कॉर्पोरेट एडवाइजरी ये सारी इसलिए खराब हुई भी है, और होती है हमारे जैसे मुल्कों में, समटाइम्स वो मार्केट भी खराब कर देते हैं। हमारे जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, जो मल्टीपल्स हैं जिस पे हमारी मार्केट ट्रेड होती है, वो रेट, और आप उसको खरीदने जाओ तो रेट, मैं कहता हूँ चलो डबल का इम्पैक्ट था, डबल का फर्क था, वो हमने देखा है, वहां तक गुजारा था। अब आपको एक और एग्जांपल दूं मैं आपको समझाने के लिए, अपने नाजरीन के लिए। एक सीमेंट प्लांट था 7 लाख टन पर एनम कैपेसिटी का, वो उसमें हम लोगों ने, हमारे क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उस शेयर की प्राइस थी 7-8 रुपए 9 रुपए, और वो 7 लाख टन, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि 7 लाख टन का प्लांट था, और यही 2-3 साल में 4-5-10 मतलब परसेंट 20% से ऊपर चलता। हमारे पास एक आया कि बंदा कि जी मेरे पास इंटरेस्ट है, आई वांट टू बाय अ स्मॉलर प्लांट। तो हमने उसको अप्रोच किया कि भाई तुम्हारी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की है 7 बिलियन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई मार्केट रेट, तो आप इसका 3 टाइम पे, हम 2.5 टाइम्स तक था, हमने उसको 2.5 पे कहा कि आप ऐसा करें, जो आपका मार्केट का शेयर 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ना, आप हमें 25 रुपए की कंपनी दे दें। तो हमने कहा कि शायद डील बन जाए, उसने कहा थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। तो अब यहाँ दूसरा सवाल ये आया चेक करने वाला कि हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ तो मजाक हो रहा है टेक्निकली, बहुत सारी कंपनीज में जो लिस्टेड हैं उनका फ्लोट उनके स्पॉन्सर्स के पास ही है, उनके शेयर प्राइसेस नीचे रहती हैं, कमाई कंपनी जो मर्जी कर रही हो, और डिविडेंड देने के टाइम पे वो उसको देखते हैं इम्पैक्ट। हाँ, एक तो ये है कि जो अच्छी सर, वाली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिविडेंड देती भी नहीं है, पूरी अपनी लाइफ के अंदर एक बार डिविडेंड दिया और बड़ा बुरा हाल हो गया। अगर थोड़ा सा जी, एक तो सर्कमस्टांशियल और विलफुल दोनों तरह की कंपनी है, लेकिन मैं जो बहुत अच्छी कंपनी है ना, वो तो लिस्टेड ही नहीं होती। उनके पास रूल भी नहीं है कि उनको लिस्टेड जबरदस्ती किया जाए, पुराने जमाने में था, कहीं अब नहीं है। तो इसको जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक फ्रेज है कि द ओनली गुड हस्बैंड स्टे बैचलर, तो जो बहुत तगड़ी कंपनी है ना, वो एक ही स्पॉन्सर है मिस्टर एक्स, उसकी 4 कंपनी है सादी वो लिस्टेड होगी, एक जो बहुत अच्छी कमाने वाली है वो लिस्टेड नहीं होगी। राइट, काम लिस्टिंग सर अभी आपकी एग्जांपल्स पे हंसने का भी टाइम नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि आगे बढ़ाऊँ शो को। इक्विटीज की बात हो रही है, कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं, कौन सी कंपनीज, या हम थोड़ा सा उसको सेक्टर्स ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, कंपनीज का नाम हो जाएगा फिर, तो आप समझते हैं कि उनमें जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की जाए, साथ साथ वो इन्वेस्टर जो मार्केट को अभी देख रहा है नंबर्स को, उसको क्या करना चाहिए न्यू इन्वेस्टर को? आपने अपनी बातों के सवालों में मतलब किया कि बैंक्स को रेट ऊपर गया हुआ तो शायद बहुत कमाई हो रही होंगी, और बैंकिंग सेक्टर ने पाकिस्तान में बहुत देर से री रेट नहीं हुए, बहुत टॉप के बैंक्स भी, बैंक्स के लिए जो अच्छी चीज़ यूज़ होती है रेशोज़ में, वो प्राइस टू बुक होती है।
प्राइस टू बुक, कि अगर एक कंपनी बुक वैल्यू किसी बैंक की है 200 रुपए की बुक वैल्यू, तो वो उसको होना चाहिए, अगर 1 का प्राइस टू बुक का मैं ब्रांड लूँ विच इज़ रूटीन, तो 200 का होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छे बैंक्स लाइक टॉप के जो बैंक्स हैं, चाहे HPL हो जाए, UBL हो जाए, वो 0.56 या 0.6 या 0.7 के मल्टीपल्स पे चल रहे हैं। तो एसेट, और जितनी सख्त बात आपको पता है आजकल स्टैंडर्ड्स हैं और ऑडिट्स हैं और स्टेट बैंक है, और उनकी फ्रेंचाइज वैल्यू, मतलब ये जो टॉप के हमारे 5 बैंक्स हैं, चाहे HBL हो, चाहे UBL हो, चाहे जी सर, जो भी सारे बैंक्स टॉप के 5 हैं, उनका अगर देख लिया जाए कि क्या उनकी फ्रेंचाइज वैल्यू है लोकली एंड इंटरनेशनली, उसको भी इग्नोर कर दें तो प्राइस टू बुक पे तो आए, 1 पे तो आए कम से कम। तो मैं इसलिए कह रहा था लास्ट टाइम गुस्से में ये पॉइंट आंसर करते हुए कि हमारे पास बहुत सारी, हमारी मार्केट के जो मल्टीपल्स हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हैं, ये खराब होके फिक्स हुए हुए हैं, इसको थोड़ा बेहतर होना चाहिए। प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत कम है सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बाहर के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बाहर देने की बात की, तो सब लोगों ने कहा तो ये रेट पे थोड़ी गिरना चाहिए, इसको तो डबल रेट पे होना चाहिए। तो भैया आप हिम्मत करो ना, लो, आपको अगर बिलीव है अपनी कंपनियों में, अपनी लिस्टेड एंटिटीज में, तो आप उनके शेयर को खरीदो, उस रेट पे लाओ जिस पे आप कहते हैं कि इस रेट पे उनको दो, जो होना चाहिए एक्चुअल। राइट, वेल, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया फरीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की स्टॉक मार्केट, ओवरऑल स्टॉक मार्केट का सिनेरियो एक हेल्दी जेस्टर शो करते हुए दिखाई दे रहा है, रुपये की शार्प रिकवरी है, साथ साथ IMF के डील्स के हवाले से भी गुड न्यूज़ मौजूद है, जिसका इम्पैक्ट इकॉनमी के नंबर्स पर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, ऑब्वियसली ऑप्टिमिज्म के साथ कि आने वाले दिन मजीद बेहतर हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।